मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा पर रोक लगा देती है। रिजल्ट आता है तो 191 191 पोस्ट में आप देखेंगे कि एक शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है और एसटी का एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता। अगर इस तरह से अगर हम रिजल्ट्स आउट होते हैं तो फिर एक वर्ग बहुत पीछे छूट जाएगा। ये रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं एक हताश करने वाला है। एक तरफ तो 41 अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कहीं 5 सिलेक्ट होते हैं, कहीं 1 सिलेक्ट होता है, कहीं एक भी सिलेक्ट नहीं होता। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस पैमाने से नापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है, यानी उसकी प्रगति की। गाँव से निकल कर आती है महिलाएं, परिवार आते हैं, शायद वो अभी भी उन स्थानों से दूर है। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? जो भी प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं है। जिन वर्गों के लिए जो व्यवस्था की गई वो आपको करना है, लेकिन जब आप वो काम जिम्मेदारी से नहीं करते हो तब ये डिबेट करने की जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 जो कि संपन्न होती है 2022 पे और जिसका रिजल्ट आने में लगते हैं पूरे 3 साल। रिजल्ट आता है नवंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा पर रोक लगा देती है, यह बोलकर कि भर्ती परीक्षाओं में की पूरी प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई। साथियों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं आदिवासी पॉडकास्ट। मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा में हुई भारी गड़बड़ियों और अनियमितताओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एडवोकेट विवेक पहुत्रा जी। सर को पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट पर एडवोकेसी का अनुभव है। इसके साथ साथ वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो परीक्षा हुई और जो रिजल्ट आया नवंबर 2025 में, इस पर रोक लगाई, यह बोल के कि परीक्षा में की पूरी प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई। और इस गड़बड़ी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के जो जज हैं उसकी पोस्ट 121 पद खाली थे, जिस पर सिलेक्शन लगभग 0 व्यक्ति का हुआ। मतलब कोई भी आदिवासी कैंडिडेट ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो इस पद पर चयनित हो पाए। आप इस पर थोड़ा बोल पाएं। सबसे पहले हम जो टॉपिक है उसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे जी कि जब कोई गवर्नमेंट कोई जॉब्स निकालती है, कोई पोस्ट निकालती है, तो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिविल जज की। जी सिविल जज की परीक्षा हाईकोर्ट द्वारा कंडक्ट की जाती है। और जब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सिविल जज की परीक्षा कराई जाती है। बिल्कुल, मतलब हाईकोर्ट का एक सिस्टम होता है, उनकी एक पूरी कमेटी होती है, उसके द्वारा ये किए जाते हैं। जब ये पोस्ट निकाली गई तो उसमें ये देखा गया कि 2022 में ये इसका विज्ञापन आया था, यानी जब इसका पब्लिकेशन हुआ था तो वर्ष 2022 में हुआ था। जब 2022 में विज्ञापन हुआ तो इसके बीच में जो 3 साल की जो प्रक्रिया रही, इसमें कई सारे लिटिगेशन हुए। इसमें समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि जब 22 में परीक्षा निकलती है तो परीक्षा निकालने के बाद आपको 2023 में नियम में परिवर्तन करना पड़ा। अच्छा, तो वो एक विषय था बहस का। परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद 2023 में नियम बदले। तो 2023 में दरअसल देखिए मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के कुछ नियम होते हैं और वो ये प्रक्रिया जो होती है इसमें आरक्षण के जो प्रावधान है उनका भी पालन करना पड़ता है। और आरक्षण अधिनियम 1994 जो कहता है उसमें धारा 3 और धारा 8 में प्रावधान है। धारा 3 आरक्षण का प्रावधान करती है SC ST के वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए, और धारा 8 जो है वो शासन को ये पावर देती है, अधिकार देती है कि आप इनके लिए इन प्रावधानों के पालन के लिए नियम बना सकते हैं। तो जब इस प्रक्रिया की बात की गई तो अभी फिलहाल मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ नियमों की। तो जो नियम में बदलाव हुए, पहले क्या नियम थे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले नियम थे कि आपको सिर्फ LLB यानी लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जो क्राइटेरिया है वो तो सभी के लिए सेम है। और जब नियम बना 2023 में तो उसमें ये नियम लाया गया कि या तो आपके पास 70% की आपके पास परसेंटेज से आप उस लॉ की डिग्री पूरी करते हैं जी, वो होना चाहिए, अदरवाइज आपको 3 साल किसी सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी, तो ये जो आपने बताया कि किसी भी उम्मीदवार को 70% मार्क्स LLB में कंपलसरी चाहिए, तो LLB 3 साल का होता है, तो ये एग्रीगेट 70% चाहिए होता है या प्रति वर्ष? देखिए ऐसा है कि जब हम बात करते हैं ये एक्चुअल में क्या थोड़ा सा इसमें क्या है, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करें
अनरिजर्व जो कैटेगरी के हमारे बच्चे आते हैं, ये सामान्य उनके जैसे लिए। हम बोल हाँ, सकते हैं। तो ये एग्रीगेट मार्क्स होते हैं कि जब हम बात करते हैं कि 70%, मतलब वो जो उन्होंने रेशो दिया है टोटल मार्क्स का, उसमें से 70% आपको चाहिए जी, ओके। और जब हम बात करते हैं SC ST की, तो उनके लिए एग्रीगेट मार्क्स हैं 50% की। 50%, ओके। जी, मतलब जो, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था, और exactly। इस व्यवस्था का पालन तो करना पड़ेगा आपको, तो इस वजह से SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50% की व्यवस्था की गई है कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, बाकी दूसरे लोगों के लिए 70% की बात की गई है। तो ये जो व्यवस्था है, ये सेम व्यवस्था 2023 के जब नियम बदले उसमें भी रखी गई? ये मैं जो बात कर रहा हूँ जो नियम की, ये 2023 में जो नए नियम आए। अस्तित्व में आए, बाकी उससे पहले कोई ऐसा नियम नहीं था। उस समय जब ये था कि अगर आप लॉ की डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आप सिविल जज के लिए आप पात्र हैं और आप इसके एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, जी सर, फॉर्म भर सकते हैं। जी सर, जी सर। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं जो गड़बड़ी हुई, कहाँ पर हुआ, मतलब मेन रीजन क्या है? मतलब आपको क्यों लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं कि 121 पद थे टोटल, बैकलॉग को मिलाकर के वो 21 पद थे। बैकलॉग मतलब है कि लगातार जो आदिवासी समुदाय या फिर जो ऐसे समुदाय है वहाँ से बच्चों को के जो उम्मीदवार है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या विशेष कारण है हमारे समाज के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने के पीछे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है और मुझे लगता है कि इस पे हम सभी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं देश को आगे बढ़ाने की, तो देश कैसे बनता है? देश हम सबसे मिलकर बनता है, उसमें हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसी समाज बनता है, ऐसी देश बनता है। तो हम जब बात करते हैं संवैधानिक मूल्यों की, संवैधानिक व्यवस्था की, तो हमको हर व्यक्ति को वो अवसर देना पड़ेगा ताकि वो बराबर आके खड़ा हो सके और देश आगे बढ़ सके। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप देखेंगे रिजल्ट, जो आप देखें, आपने रिजल्ट जो देखा होगा जो नवंबर 2025 में आया है, जो 2022 की भर्ती पब्लिक उसका जो भी आपका प्रकाशन हुआ था उसका 2025 में रिजल्ट आया। जब 25 में रिजल्ट आता है तो 191 पोस्ट में से आप देखेंगे कि एक शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है। अच्छा। और एक होता है, और ST का एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता। जी, SC के एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, कितने में से? ये उनकी पोस्ट, मतलब एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी, बट काफी, मतलब उसमें लगभग 18 पद SC समुदाय के लिए थे। बाकी जो शेड्यूल कास्ट की बात करने के बाद हम जब ST की बात करते हैं, जो हमारा आज का विषय भी है, कि उनमें 121 आई थिंक 121 सीट्स में से एक भी अभ्यर्थी उनके लिए सुटेबल उनको नहीं दिखा। जी। जो आजकल टर्म एक देखने को मिलता भी है कि नॉट सुटेबल, राइट। तो वो एक प्रचलन में आता जा रहा है दिन पे दिन। तो और ये एक बहुत, मतलब इसको मैं इसको चिंतनीय विषय मानता हूँ कि अगर इस तरह से अगर हम रिजल्ट्स आउट होते हैं तो फिर एक वर्ग बहुत पीछे छूट जाएगा। और अगर उसके कंट्रीब्यूशन के बिना हम जो कल्पना लेके चलते हैं कि भारत को आगे बढ़ाने की और सभी वर्गों को समान अवसर देने की, तो शायद वो फिर वो कल्पना एक कल्पना ही रह जाती है, वो कभी यथार्थ नहीं बन पाएगी। तो ये रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं एक हताश करने वाला है, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक एज अ पर्सन मैं ये बात कह रहा हूँ, बट न्यायालय को भी ये कहना पड़ा। राइट। जब रिजल्ट आता है नवंबर में, उसके एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद माननीय हाईकोर्ट को ये कहना पड़ता है कि इस पर दोबारा इसको आप जारी करें, क्योंकि जो उद्देश्य है हमारा संवैधानिक व्यवस्था का वो पूरा नहीं हो पाया इसमें, वो ये अत्यंत गंभीर है। जी। और जी विवेक जी, हम बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनकी चयन प्रक्रियाओं के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जजों की जो नियुक्ति होती है वो हमेशा से बहुत ही चर्चा का विषय और बहुत रहस्यमय रहा है, क्योंकि हम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में देखिए वहाँ कॉलेजियम सिस्टम चलता है। कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, आप जानते हैं। सिविल जज जो डिस्ट्रिक्ट में जो जजेस होते हैं, इनकी चयन प्रक्रिया पर आप बता पाएं कि कैसे होती है चयन प्रक्रिया, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज? देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स होती है। राइट। सबसे पहले तो जब आप कोई हाईकोर्ट, कहीं किसी हाईकोर्ट में सिविल जज की भर्तियां निकलती हैं, तो सबसे पहले वो लोग अपना एक एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं, एक अपनी पोस्ट का, कितनी पोस्ट है, कहाँ पर निकली है, उसमें क्या किस वर्ग की कितनी पोस्ट है, वो एक तरह का एक पूरा विज्ञापन होता है। और उसमें 3 स्टेजेस होती हैं मुख्य। सबसे पहला होता है प्री, जो आप सबसे पहले देते हैं। उसके बाद फिर एक लिखित परीक्षा होती है जो मेंस होती है। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू। जी। तो जब ये 3 स्तर आपको पास करने होते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो भी क्राइटेरिया उनके बने हुए उस पर अगर आप खरे उतरते हो तो हो जाता है। जी। और किसी राज्य की जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो प्रक्रिया है उसको हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है? जी, ये एक नियम है कि जो
जो भी सिविल जज की भर्ती होंगी वो उस राज्य के माननीय हाईकोर्ट द्वारा किया जाएगा। राइट। तो जो शैक्षणिक योग्यता हम बात करते हैं, किसी भी नौकरी के लिए एक शैक्षणिक योग्यता होती है, आप बता सकते हैं कि सिविल जज की जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है? सिविल जज के लिए ऑफिशियली आपको LLB की डिग्री, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए जी। और अभी नियमों के बाद, क्योंकि अभी जो मैंने बात की आपसे कि 2022 में जो भर्ती प्रक्रिया निकली थी सिविल जजेस की, उसमें वो नियम लागू नहीं हो पाया। वो इस वजह से क्योंकि वो भर्ती पहले निकल चुकी थी और अभ्यर्थी ने उस हिसाब से तैयारी कर ली थी। बिल्कुल। तो फिर इसलिए उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि नहीं, जो चूंकि पूर्व में जारी हो चुके थे वो, तो उस पे पुरानी नई प्रक्रिया लागू नहीं कर सकते पुरानी पे। पूर्व में नोटिफिकेशन जारी हो चुका, नोटिफिकेशन पूर्व का था, बट जो चेंजेस हुए थे 2023 में वो बाद के थे। तो आप बाद की प्रक्रिया को पूर्व वाले पे लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा और फिर वो इन द एंड वो जो नियम थे वो लागू नहीं हो पाए। बट अब जो भी भर्तियां निकलेंगी उसमें वो चीज जो नियम है वो उस पर एप्लीकेबल रहेंगे। जी, आप बता सकते हैं कौन कौन से नियम है? नियम जैसे एक आपने बताया 70% जो है कंपलसरी, और कुछ ऐसे नियम है? ऐसे कुछ मतलब अलग से कुछ नियम नहीं होते, जो नियम जो उनकी गाइडलाइंस होती हैं बस वही उनको ही फॉलो करना पड़ता है, अलग से कुछ भी नहीं होता। मेरा प्रश्न ये था कि जो चयन प्रक्रिया में कुछ शर्तें जोड़ी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, मैं आपको थोड़ा गाइड मतलब हिंट करना चाहूँगा। 70% इज कंपलसरी रिक्वायर्ड, ओके, फॉर जनरल्स एंड 50% फॉर SC एंड STs। उसके साथ ये भी है कि किसी प्रकार का एटिकेट ही नहीं होना चाहिए, एक डिमांड ये है। उसमें सिर्फ ये है कि उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, ये कुछ शर्तें हैं। तो मुझे इन शर्तों पर जानना है कि ये क्या है। और जब हाईकोर्ट अपने जो अभ्यर्थी हैं एक विशेष समुदाय से जो आ रहे हैं, उनके एजुकेशन लेने में और पूरी परीक्षा उनकी जब हम शिक्षा देखेंगे, एक आदिवासी समुदाय का बच्चा जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आ रहा है, जो शायद अपनी जनरेशन का पहला बच्चा है, उसको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज की जो पूरी प्रोसेस है, अपनी जो कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, वो समझने में जिन अनुभवों से वो गुजरता है, उसके साथ वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चल रहा है। वहाँ पर यदि आप ऐसे नियम बनाएंगे जो कि विशेष समुदाय के बच्चों के लिए थोड़े चैलेंजिंग है, क्या वो न्यायिक है, क्या वो न्यायपूर्ण है? प्रशांत जी, जब हम लोग कोई डिस्कशन करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हम लोग व्यक्तिगत हमारे विचार होते हैं वो दरअसल वो एप्लीकेबल नहीं होते सब जगह। बट मैं बात करूंगा जो लॉ कहता है, जो रूल्स हैं हमारे। अब जब हम बात करते हैं कि जो वंचित समुदाय के लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, उनके लिए जो नियम बने हुए हैं कि आपको 50% आपको एग्रीगेटेड मार्क्स लाने हैं। आपको जैसे इंटरव्यू के लिए बात आई थी उस एग्जाम में कि 40% का उसमें सभी के लिए था। तो जब बाद में जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब कहा कि नहीं इसको दोबारा जारी करें, तो उसमें कहा कि भाई 20% इंटरव्यू के लिए मार्क्स इसमें रखें और उसमें जरूरत पड़े तो और इसमें रिलैक्सेशन दे इसमें। तो मेरा ये आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि ये परिस्थितियां जो हैं, ये परिस्थितियां वही फेस जानता है जो उसको फेस करता है, बट सिस्टम तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती क्योंकि जो वहां लोग बैठे हैं वो वहां तक उनकी बात नहीं रख पाते, क्योंकि उनको जब तक पता नहीं रहेगा तो वो कैसे वो नियम लाएंगे। एग्जैक्टली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, क्या अवसर की, कि जहां जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए माननीय हाईकोर्ट अगर सिविल जज की भर्ती निकालता है और भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है तो उनकी कमेटी रहती है। तो कमेटी तक उन विषयों को लेकर कौन जाएगा? भाई अभ्यर्थी तो लेकर जाएगा नहीं, जाएगा वही व्यक्ति जो उसकी पहुंच वहां तक हो। तो सवाल ये खड़ा होता है कि चूंकि व्यवस्था के अंदर आपकी परेशानियां या आपकी जो चैलेंजेस है वो नहीं है, तो तब तक वो चीजें नहीं आएंगी। लेकिन जब आपने देखा कि जब ये रिजल्ट आया कि एक भी ST का बच्चा नहीं, और जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस चीज को देखा, उन्होंने उसको आदेश किए कि भाई दोबारा जारी करो, तो इसका मतलब ये कि जब कोई बात आप रखते हो, आपकी प्रॉब्लम रखते हो वो तथ्यों के साथ, तो उस पर कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने किया वो चीज। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये मानता हूं मैं, और इवन ये सिस्टम भी मानता है, बट सिस्टम तथ्यों पे काम करता है। आप उनको तथ्य प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई इन परिस्थितियों में हमारा बच्चा निकल कर आता है और वो एजुकेशन ले पा रहा है, इससे बड़ी बात तो कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि शायद हो सकता है इससे पहले वाली पीढ़ियों ने कुछ पढ़ाई की भी ना हो। तो हम कह सकते हैं कि नियम बनाने में जो नियम बनाए गए वो इस समुदाय के बच्चों का जो होलिस्टिक अप्रोच जो होनी चाहिए थी, उन अप्रोच को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए। ऐसा तो नहीं कह सकते अपन कि, क्योंकि देखिए जो व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगती है तो न्यायालय है आपके पास, और ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें देखिए आप हस्तक्षेप किया और वो चीज निकल कर आई कि इसमें क्या रिलैक्सेशन दे सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए 45%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% का जो दोबारा रिजल्ट जारी करने की बात हुई, और 20% का उन्होंने इंटरव्यू के लिए बात कही। तो जब
मैंने कहा ना आपको कि जब व्यवस्था के सामने आप अपनी बात रखते हो और उनके सामने तथ्यों के साथ बात रखते हो, तो वो चीज निकल कर आती है और आपको उसका फायदा मिलता है। और ऐसा हुआ भी है कि जब रिजल्ट निकलते हैं तो सीट्स आपकी रिजर्व होती हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब की बात करें, चाहे शेड्यूल कास्ट की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें। लेकिन जो परिस्थितियां उसकी जर्नी में रहती हैं, वो परिस्थितियां भी मुझे लगता है दृष्टिगत रखना चाहिए। पर सर प्रश्न तो वही है, क्या हमारा समुदाय इस चीज के लिए तैयार है कि वो जाके जुडिशरी में ही अपनी प्रोसेस में लगा रहा है? हमको प्रोसेस हाई कोर्ट की तरफ से ही तो इस समुदाय को मदद की आवश्यकता है कि वो नियमित और सही पारदर्शी तरीके से अपनी परीक्षाएं कराए और इस समुदाय के बच्चों को जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो मिले। आपने मुझे कहा कि नहीं, हम जब बात रखेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारी बात सुनेगा। मुझे लगता है कि आवश्यकता इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता इस चीज़ की होनी चाहिए कि नियमितताओं के आधार पर और पूरी पारदर्शिता के साथ दलित आदिवासी बच्चों को जो जजेस की जो परीक्षा है, संवैधानिक परीक्षा है, उस पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। उसमें गड़बड़ियों की संभावनाएं बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समुदाय के पास इतने संसाधन नहीं है कि हम कोर्ट में जाके अपनी डिमांड करें, पूरा केस लड़े और फिर 3-4 साल बाद उस पर न्याय आए और फिर हमारे बच्चे सेलेक्ट हो। पूरी लड़ाई इस बात की है। प्रशांत जी, जब मैं देखता हूँ ये जो अभी हाल ही में जो आया जजमेंट आया जी, तो उस पर रिजल्ट्स में तो उसमें कई सारे मैं कहूँगा कि कुछ ज़रूरत थी सुधार की। और जिसमें ये हमारे चूंकि 3 साल जो लगे उसमें वो इसलिए भी लगे क्योंकि बहुत लिटिगेशन हुआ। जी, आप मुझे बता सकते हैं कि हाईकोर्ट ने जो बेन लगाया जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं क्या था मेन पॉइंट? मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हाईकोर्ट ने ये देखा, क्योंकि इसमें कई सारी पिटिशंस लगी, कई लोगों ने पिटिशंस लगाई, कई संगठनों ने इस पे काम किया, सिर्फ इसमें कि जो कुछ अनियमितताएं देखने को मिली भाई, क्योंकि पब्लिक डोमेन में कोई चीज आती है तो मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगा। अनियमितताएं, जैसे आपने बोला कि इस रिजल्ट में बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई, यदि आप कुछ अनियमितताओं पर बिंदु प्रकाश मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं कि कोई एक सिस्टम बनता है, जैसे आपने कहा कि भाई चूंकि इसमें कहीं ना कहीं संतुलन की कमी थी। कैसे कि जब आप चयन प्रक्रिया बनती है, जैसे कोई चयन प्रक्रिया होती है तो एक टीम होती है। सबसे पहले शुरुआत तो ऐसे होना चाहिए कि उस टीम में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जी, जैसे मान लीजिए एक इंटरव्यू की टीम होती है, इंटरव्यू पूरा एक बोर्ड होता है, राइट। तो उसमें जो हमारे जजेस के तौर पर जो बैठते हैं, हमारे जो भी अलग अलग वर्गों से भी होते हैं, वो कई लोग जुडिशियल सर्विस से होते हैं, कुछ अलग अलग वर्गों से होते हैं, वो एक्सपर्ट्स कह सकते हो। तो जरूरी है कि उनके अंदर हर वर्ग का व्यक्ति हो, क्योंकि जो अभ्यर्थी उनके सामने आने वाले हैं वो सभी वर्गों से आने वाले हैं। बिल्कुल। तो वो जब, क्योंकि भारत की जो खूबसूरती वो यही है कि विभिन्नता में एकता दिखाई देती है, तो उसमें अलग अलग वर्गों से जब लोग रहेंगे और उन सबके ओपिनियन लेकर आएंगे तो वो बात हम उसको बिल्कुल सार्थक मानेंगे और संतुलन के साथ बात उसको मानेंगे कि हाँ, इसमें पूरा सिस्टमैटिक तरीके से उस दोनों में संतुलन के साथ काम हुआ है। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो जब पब्लिक डोमेन में गई तो वो विषय बनी विवाद का, और जिस वजह से न्यायालय ने उसको मानना पड़ा कि इसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जिस वजह से शायद ये सब चीजें हो पाई जो नहीं होना चाहिए थी, कि एसटी का एक भी बच्चा नहीं बन पाया, शेड्यूल कास्ट का एक बच्चा आ पाया। तो क्या ये जस्टिफिकेबल है? क्या ये सार्थक इसको मानेंगे कि हम जो जिस संवैधानिक न्याय की हम बात करते? मेरा इसमें ही कहना है। अच्छा, क्या हमारे पास इस बात के पर्याप्त आंकड़े हैं अभी तक कि जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर एसटी और एससी समुदायों के बच्चों के साथ थोड़ा इनजस्टिस होता है रिजल्ट में? इसको इनजस्टिस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने अभी बात कही थी कि सिस्टम में थोड़ा सा अगर हम उसको संवैधानिक दृष्टि से देखें तो इसमें बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आंकड़ों की बात की, तो मैं अभी कहता हूं कि हाल ही में आपके सामने बहुत अच्छा आंकड़ा है कि इसमें कहीं ना कहीं वो संतुलन देखने को नहीं मिला जो संतुलन होना चाहिए। एक तरफ तो 41 अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कहीं 5 सिलेक्ट होते हैं, कहीं 1 सिलेक्ट होता है, कहीं एक भी सिलेक्ट नहीं होता। 41 बच्चे सिलेक्ट हुए जनरल के। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फिर वो एक संतुलन नहीं है। देखिए, संतुलन जरूरी है, चाहे आप परिवार की बात करें, समाज की बात करें, चाहे प्रकृति की बात करें, जहां संतुलन बिगड़ता है, असंतुलित कोई भी चीज हो वो नुकसान करती है। और जब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय की परिभाषा ये कहती है कि अगर आपको 2 रोटी खाने को मिलती है तो आपके साथ बैठा व्यक्ति भी 2 रोटी खाएगा, क्योंकि वो उसका हकदार है। अदरवाइज अगर उसको वो उतना बराबर आपको नहीं देते हो तो फिर वो सामाजिक न्याय नहीं हो पाता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या है? यही तो है। आरक्षण
को लोग समझते हैं कि ये कोई गरीब उन्मूलन का कार्यक्रम है या गरीबी हटाओ प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी। ऐसा नहीं है, उसकी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, आरक्षण का मतलब ही प्रतिनिधित्व है। हाँ, और हम सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व, जो ऐतिहासिक जो शोषण है उसका सामान्य अवसर की बात है, तो बहुत सारे उसके पीछे तथ्य हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम वही बात कर रहे हैं। ये जो रिजल्ट आया, इस पर इशू ही इस बात का हुआ कि 121 आदिवासी जजेस की जो नियुक्ति होनी थी उसमें एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। मतलब हमारा प्रतिनिधित्व जीरो हो रहा है, और प्रतिनिधित्व जीरो हो रहा है मतलब आरक्षण की एक पूरी व्यवस्था का विरोध है, संवैधानिक पूरी व्यवस्था का विरोध है, जो कि अभी रिसेंटली जो परीक्षा परिणाम आया उसमें देखने को मिला। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि यदि हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, कैसा प्रतिनिधित्व है आदिवासी और दलित समुदाय का भारत की न्याय व्यवस्था में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जितना है उतना पर्याप्त नहीं है, और इसमें और ज़्यादा पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे वो जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है, उनको इसमें सकारात्मक प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो परिस्थितियां वर्तमान में हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी उतना जितना विकास उनका होना चाहिए था इन समुदायों का, उतना अभी नहीं हो पाया है। और न्यायिक व्यवस्था में हम और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर आप जब मैं लोअर कोर्ट्स की बात नहीं करूंगा, जब मैं बात करूंगा हायर कोर्ट्स की, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि हमारे SC से ST के समुदायों से माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति और संख्या में होनी चाहिए, ताकि हमारे जो ये समुदाय हैं इनको और ज्यादा अवसर मिले आगे बढ़ने के, क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत है। अगर आप देखें जरूरत की बात, देखिए बात जरूरत की भी है कि अगर हम देखें कि अभी भी जब हम आजादी के हमारे 75, 76, 77 साल हो जाते हैं और अभी भी अगर हम लोग को उतना मौका नहीं मिल पाए, या हमको अभी भी मौका लेने के लिए लड़ना पड़े व्यवस्था होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो हैं। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछना है कि हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और हम ST OBC के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इन्हीं समुदायों पर एक विशेष वर्ग है जिसे हम महिला कहते हैं। महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो न केवल ST SC और OBC, पूरे मानव समाज में यदि हम बोल दें कि हर जगह ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारत की जुडिशरी में और जो एडवोकेसी है, जो अधिवक्ता समुदाय है, वहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? देखिए, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस पैमाने से नापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है, यानी उसकी प्रगति की उनकी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यवस्था वंचित वर्गों के साथ है वो सभी वर्ग की महिलाओं के साथ है। राइट, ये एक कॉमन उनके साथ एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है, और ये हम इस सबको जिम्मेदारी से हम इस पे हमको ज़रूरी सोचना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि पहले में तो बहुत, जब मैं शुरू में गया था तो उस समय तो काफ़ी कम था, बट वर्तमान में अभी बहुत अधिक संख्या में हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर न्यायपालिका में हो, चाहे वकालत के पेशों में हो, रुचि ले रही हैं और काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और यंगस्टर्स काफ़ी देखने को मिलती हैं जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि संविधान के प्रति उनकी एक जागरूकता बढ़ रही है, कानून के प्रति बढ़ रही है, सरकारें भी अपना प्रयास कर रही हैं, और जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं या सामाजिक जो मुद्दों पे काम करने वाले लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे समाज में भी महिलाओं के प्रति जो मानसिकता थी कि भाई सिर्फ उनको घर में रखना है या उनको शिक्षा उनके लिए आवश्यक नहीं है, तो इन सब चीज़ों से भी समाज धीरे धीरे उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वर्तमान में धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है, बट और भी हम इसमें अगर सकारात्मक प्रयास कर सकें कि और भी बेहतर हो सके, क्योंकि जो शहरों में तक सीमित महिलाएं हैं उनको तो मौके मिल पा रहे हैं, लेकिन जो अभी भी जो गांव से निकल कर आती है महिलाएं, परिवार आते हैं, शायद वो अभी भी उन स्थानों से दूर हैं, और वो सभी वर्गों में है, खासकर SC ST तो है ही, बट और भी वर्ग हैं जो गांव क्षेत्र में आते हैं, तो वो अभी भी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चलते आ रहे हैं। तो उन समाजों में जो महिलाएं हैं शायद उनको उतना मौका नहीं मिल पाया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और भी जागरूकता की जरूरत है, और इस प्रतिनिधित्व पे बहुत जरूरी है काम करना। तो हम कह सकते हैं कि यस, प्रतिनिधित्व बढ़ा है लेकिन पर्याप्त नहीं है, उस पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हायर जुडिशरी में हम देखते हैं कि जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? बेसिकली एक कॉलेजियम में एक कमेटी होती है, जो जजेस की एक कमेटी होती है, और उसमें रिकमेंडेशन के थ्रू जजेस इसमें अपॉइंट होते हैं, और वो एक जजेस का परिवार जैसा होता है, कमेटी होती है। और उसमें फिर वो अपने उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से वो जो उनको जजेस लगते हैं कि जिनको
अप्रोच कर मिलना चाहिए, जिनको आगे मिलना चाहिए, चाहे वो कई बार एडवोकेट्स के बीच में से भी जाते हैं, बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है कि जजेस के बीच में से भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जजेस, कई बार लोअर कोर्ट से भी जजेस जाते हैं। तो इस तरह से एक प्रोसेस है पूरी वो। और तो आपने कहा कि कॉलेजियम कुछ जजेस की समिति है, कौन डिसाइड करता है कि उस समिति में कौन होगा? एक पूरा सिस्टम बना हुआ है इसमें कॉलेजियम में जी। और ये सिस्टम के द्वारा ही बनाया गया है। अच्छा, मतलब जज लोग आपस में ही ये निर्णय ले लेते हैं कि आगे कौन जज बनेंगे, कुछ ऐसा है कॉलेजियम? हाँ, मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि वो सबका उसमें मत होता है कि क्या कौन इसमें किसको हमको भेजना चाहिए, क्योंकि वो सीनियरिटी भी देखी जाती है उसमें आपका काम भी देखा जाता है, बहुत सारे फैक्ट्स काम करते हैं उसमें। ऐसा हम एकदम से ये भी नहीं कह सकते कि कोई पक्षपात वाली बात है, बट देखिए कि एक प्रोसेस के थ्रू होता है, एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें कोई एग्जाम तो होता नहीं है। बिल्कुल, मतलब अब कोई देखिए एग्जाम मैं नहीं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से एग्जाम होता है तो एग्जाम में तो हम ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, इसमें आपने क्या लिखा क्या पढ़ा, लेकिन इसमें आपका वर्किंग देखा जाता है कि आपने कितना कार्य अनुभव, आपका कार्य का अनुभव कितना है, आपकी किस तरह के आपके वर्डिक्ट्स रहे हैं और आपका उस दौरान क्या आचरण रहा, तो वो सारे फैक्ट्स काम करते हैं इसमें। ठीक है, मुझे ये जानना है कि वर्तमान कॉलेजियम जो है भारत में, वहाँ पर हमारे समुदाय का SC ST OBC का प्रतिनिधित्व कैसा है? अब वो एग्जैक्ट क्या जो कॉलेजियम का जो पूरी कमेटी होती है, जो पूरे जो नाम होते हैं, वो एग्जैक्टली तो उसमें हम नाम से देख कर नहीं बता सकते कि इस वर्ग से कितने हैं, बट मुझे लगता है कि जो भी प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर पर्याप्त होता तो शायद ये चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंटरफेरेंस देखने को मिलता नहीं है ऐसा कि कुछ वहां से कोई ऐसी रिकमेंडेशन आती हो या कहीं कोई अनियमितता देखे तो वहां से कोई ऑब्जेक्शन आता हो, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ऑब्वियस है कि शायद वहाँ हमारे समुदाय से जो SC और ST से समुदाय से लोग हैं, शायद उस वर्गों से शायद प्रतिनिधित्व ना हो, जिस वजह से इस तरह के मुद्दे उठते ना हो। आपने जैसे बताया कि कॉलेजियम में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो भारत के जो बड़े मतलब जो सुप्रीम जुडिशरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बोल दो या फिर हाई कोर्ट्स बोल दो, वहाँ पर कॉलेजियम्स की वजह से भी हमारे जो समुदाय के जज हैं उनकी नियुक्ति बहुत कम हो पाती है, राइट? जैसे हमने देखा इतने सालों में पहली बार दलित समुदाय के दूसरे जज थे जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन तक पहुंचे हैं, और अभी तक ST समुदाय से कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए हैं। ठीक है, ये 70 सालों का रिकॉर्ड रहा है। हम देख रहे हैं कि ये शायद इसलिए हो पाया है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर भी कम है। दूसरी बात, जब हम देख रहे हैं कि निचली कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट अदालतों में जो न्याय के पदों पर जो पहुंचने वाले परीक्षा प्रक्रिया, वहाँ पर रिजर्वेशन उपलब्ध है, और उन रिजर्वेशन का जो अनियमितताएं जब उसमें आती है तो हम फिर निचली अदालतों में भी जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है उसमें कमी देखते हैं। तो सर, आज का जो पूरा डिस्कशन है, मतलब हम बस इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं इन समुदाय के लोगों को, और जहां पर व्यवस्था बनी हुई है वहां पर भी यदि परीक्षाओं में गड़बड़ी होगी, तो मुझे लगता है कि हम न्यायिक व्यवस्था में न्याय दलित और आदिवासी समुदाय और OBC समुदाय के बच्चों को नहीं दे पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। आप इसमें कुछ अपने पॉइंट रख पाएं? देखिए, जब तक न्यायालय है हमारे पास, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो हमेशा समय समय पे जब कोई ऐसी अनियमितता देखने को मिलती है या उनको दिखाई देता है कि कोई कुछ असंतुलित कुछ व्यवस्था बनी है, तो उस पर हमेशा वो अपनी उस पर टिप्पणी देते हैं और अपना व्यू देते हैं, वो हमेशा देते हैं। और वो जो संविधान के अंदर व्यवस्था भी है कि आप जब आपको कहीं न्याय नहीं मिलता हो तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं। जैसे जो आपने बात कही कि देखिए कहीं से जब शुरुआत होती है, जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर से हम बात करें, तो जब ऊपर से सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच होती है या कुछ ऐसा होता है कि जहां जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो नीचे आते आते शायद पूरा ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो शुरुआत, अगर आपकी शुरुआत ठीक है तो नीचे भी वो व्यवस्था नीचे तक ठीक आएगी। शुरुआत आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुप्रीम कोर्ट से समझ रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम ऊपर से व्यवस्था ठीक बनाते हुए चलेंगे तो नीचे से भी उतनी ही अच्छी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि देखिए जो नीचे तो एग्जाम होते हैं, अगर नीचे एग्जाम होते हैं तो या तो ठीक है, फिर भी यहाँ पे एग्जाम के आधार पे होता है, बट ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ तो सिर्फ सीनियरिटी और या जो कुछ उनके पैमाने हैं उसके आधार पे होता है। बट इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि कुछ पॉलिसीज़ के साथ या जो अप्रोच गवर्नमेंट की है या जो
संविधान निर्माताओं की रही कि जिसमें हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो वो जो उद्देश्य, वो जो भावना थी, उस भावना को ध्यान में रखते हुए इस समुदाय को भी, क्योंकि कई आपने बताया कि आजादी की बाद से शायद पहली बार ऐसा अवसर आया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी शेड्यूल कास्ट से माननीय न्यायमूर्ति आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आए जी। बट वो एक संयोगवश आप देखेंगे कि इतने सालों में ऐसा अवसर मिला, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इतनी 75 साल के बाद जब और आगे, अभी अब तो और आगे बढ़ गए हैं और अभी तक आदिवासी समुदाय को वो जजेस नहीं मिल पाए, तो कहीं ना कहीं फिर वो, मतलब मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, मतलब वी नीड मोर, हमको और ज्यादा इसमें चाहिए। एग्जैक्टली जब हम देखते हैं पूरी 76 साल में अगर किसी एक को मौका मिलता है तो क्या अगले 75 साल फिर इंतजार करें क्या हम? बिल्कुल, मेरा ये सवाल है आपसे कि इतना, और जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि क्या 75 साल के बाद क्या फिर अब मौका मिलेगा? और उसमें भी मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है, मतलब मैं आपके सामने इसको बोलना जरूरी है मेरा, कि दुर्भाग्य की बात है उसके बाद भी सिर्फ एक वर्ग विशेषता आने की वजह से एक हमारे वर्ग का ही व्यक्ति, अधिवक्ता समुदाय का व्यक्ति, जो कोर्ट में जाके उनके ऊपर जूता फेंकने का काम करता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आप कुछ भी बन जाएं, बट अभी भी वो व्यवस्था लोगों के दिलों में, मानसिक व्यवस्था नहीं आई है। क्योंकि देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ हर चीज किताब में हो और वो जमीन पे भी हो, धरातल पे भी हो, जरूरी नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए कथनी करने की बात हम करते हैं कि इंसान कहता तो है कि हाँ हम तो समरसता वाले, अरे हाँ हम तो बराबरी की बात करते हैं, यार अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो आप कुछ भी बन जाओ, मानिए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई पद नहीं है ना, मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उनका एक अपना सम्मान है, उसकी गरिमा बहुत महान गरिमा है। अगर उस व्यक्ति पे जूता उठा रहा है और उस माननीय न्यायमूर्ति का दिल देखिए आप कि उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, आप समझ रहे, बात बड़ी बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको इस इंसिडेंट के माध्यम से कि अगर जब व्यवस्था में हम लोग जाएंगे उसके बाद ही तो लोगों के परिवर्तन होगा दिमाग में, दिल में, लेकिन मानसिकता तभी बदलेगी जब हम लोगों को उतना मौका सही से मिलेगा, और उसी में प्रॉब्लम है। तो अभी जब वो व्यवस्था में हम लोग आ ही नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों की मानसिकता बदले? क्योंकि अभी भी वो वर्ग तो वही स्थिति में जी रहा है ना जी। आज भी बेचारा वो उसी जंगल की लड़ाई में उलझा हुआ है, आज ही वो जमीन की लड़ाई में उलझा हुआ है, आज ही वो जल की लड़ाई में उलझा हुआ है। तो न्यायिक व्यवस्था में या प्रशासन में या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी भागीदारी बहुत जरूरी है और वो सुनिश्चित की जानी चाहिए जी। हम देख रहे हैं भारत सरकार काफ़ी समय से कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एक परीक्षा के माध्यम से भारत की जो हायर जुडिशरी है वहाँ पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ करना चाह रही है, ताकि हम एग्ज़ाम के माध्यम से अपने जजेस को, हायर जुडिशरी को चयनित होता देख पाए। आपके क्या विचार है? देखिए, वर्तमान में तो कॉलेजियम सिस्टम से सिलेक्शन होते हैं, और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा इसमें कि इसमें दोबारा रिजल्ट जारी कीजिए, तो इसमें जो पिटिशंस लगी थी इसमें ये भी मांग की गई थी कि इस एग्ज़ाम को आप एमपी हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट ना करके इसको यूपीएससी से करवाया जाए। एग्जैक्टली ये मांग की गई थी। तो इसीलिए इसमें भी ये बार बार निकल कर आती है, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं मैं बहुत समय से कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस प्रक्रिया से सहमत नहीं है। उसका ऐसा मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम से कहीं ना कहीं बहुत लोगों को मौका नहीं मिल पाता, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि अभी हम तो वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जो लोग वहां कोशिश कर रहा है अपनी योग्यता के आधार पे, वरीयता के आधार पे, उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ऐसा एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का सिस्टम हो जिससे कहीं ना कहीं लोगों को मौका तो मिले एटलीस्ट। क्योंकि हम कॉलेजियम से देख रहे हैं अब वर्तमान जो इससे पहले जज थे चंद्रचूड़ साहब, उनके पिता भी जज रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जुडिशरी, जो हायर जुडिशरी है वहाँ पर वो वंशानुगत हो गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉलेजियम के शिकार है कि आपका बेटा, मतलब यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनके जो आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पोजीशन या बड़े एडवोकेट्स, या फिर हो सकता है कि वो भी नेक्स्ट चीफ जस्टिस बन जाए। ये सब कॉलेजियम की वजह से हो पाता है, मतलब ये देखने को मिलता है मोस्टली। हाँ, तो हम बोल सकते हैं इसको जिम्मेदार किसको ठहराएं, कई बार सोचने में आता है, बट ये इस तरह की चीज़ें देखने को तो मिली है बहुत बार। और इवन ये, मतलब मैं इसको पूरे ऑल ओवर आपको जुडिशियल सिस्टम में देखने को मिल जाएगा कई बार ऐसा कि अगर मतलब
कोई, और ये तो होता भी है खैर ऐसा। तो हम बोल सकते हैं कि जुडिशरी में, भारत की जुडिशरी में भी नेपोटिज्म है। मतलब मैं इसमें टोटली अग्री नहीं करता मैं इस बात को, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ ये है, बहुत सारे हमारे माननीय जजेस हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और उनके परिवार में भी कई जजेस हैं जो कि हाई कोर्ट में देखिए, अब एक तो क्या होता है ना कि अनुभव का भी फायदा मिलता है जी, और क्योंकि आपने एक एग्जाम निकाला है तो आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो नेपोटिज्म इसको कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इसको मैं ये जरूर कहूँगा कि एक होता तो है। देखिए एक इसको कहीं ना कहीं एक आपको इनडायरेक्ट आपको एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एक बेनिफिट होता है। बाकी नेपोटिज्म उसको एग्जैक्टली कहना मुझे लगता है कि हाँ, पर ये मौके हमारे समुदाय के बच्चों के पास नहीं है ना, पॉइंट बस यही है। हाँ, ये फैक्ट है। और भारत सरकार या फिर जो कॉलेजियम सिस्टम है वो दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के बच्चों को सपोर्ट नहीं करता। यदि कॉलेजियम ये करे कि नहीं, हम इतनी कुछ सीट्स हैं जो रिजर्व करते हैं इस समुदाय के बच्चों का, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट हमारे समाज में नहीं है, पर वो शायद चयन नहीं हो पाता। देखिए, प्रतिभा तो बहुत है जी, सभी वर्गों में है, और ये जो जिन वर्गों को मौका नहीं मिलता उनमें भी बहुत प्रतिभा है। और देखिए, सॉल्यूशन पे बात करना चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि हम जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें लोगों का प्रतिनिधित्व रहे, चाहे वो, मैं सिर्फ अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो पूरा बोर्ड सिस्टम, चाहे एग्जामिनेशन, पूरी न्यायिक व्यवस्था की बात, तो मतलब जो पूरा सिस्टम शुरू से, मैंने कहा ना कि अगर शुरुआत अच्छी होती है बिल्कुल तो अंत अच्छा होता है जी। तो अगर हम शुरुआत अच्छी करते हैं कि सभी का प्रतिनिधित्व रहे, सबके उसमें व्यू रहे, सबका मत रहे, क्योंकि तभी तो बात निकल कर आती है जी, जी, जी। कि अब एक ही वर्ग को हम सर्वा बना देंगे तो फिर वो कैसे न्याय हो पाएगा। हाँ, हमने देखा सर, अभी ये जो रिजल्ट आया 2022 का 2025 में, लगभग 3 साल बाद, आपको नहीं लगता कि आवश्यकता से अधिक देरी है अभ्यर्थियों के साथ, जब जरूरत से ज्यादा उनको इंतजार कराना? देखिए, कोई भी अगर प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसका एक लिमिट, टाइम लिमिट में होना होता है उसको पूरा, बट क्या होता है कि जब उस बीच में कुछ बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स का मतलब मैं कह सकता हूँ कि कुछ चुनौतियां आती हैं। अब इस प्रक्रिया की जब आप बात करते हैं, 2022 में इसका प्रकाशन किया गया था इस प्रक्रिया के लिए, भर्ती के लिए, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बीच कई सारी चैलेंजेस आए उनके सामने। 2023 में नियम बदले, जो भर्ती प्रक्रिया के नियम थे वो बदले, तो उसको चैलेंज करने के लिए लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय हाई कोर्ट गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहां दिन मतलब कंटिन्यू पिटिशन चली, चैलेंज, उसमें पिटिशन फाइल होती है, फिर नंबर पे आती है, सुनवाई होती है, नोटिस जारी होते हैं, फिर सामने से पार्टीज आती हैं, वो अपना पक्ष रखती हैं, फिर वो डिसाइड होते हैं, फिर डायरेक्शंस होते हैं, फिर उसका कंप्लाइंस होता है, तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो भारत का युवा जिसके पास बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वहां पर क्या सरकार की तरफ से ये एक्सेप्टेबल है कि हम ये सारी अनियमितताएं तो सरकार की तरफ से है, या फिर उस बोर्ड की तरफ से है जहां जो कि इस पूरी परीक्षा को कंडक्ट करा रहा है? भारत में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा बढ़ रही है, भारत में जो हम जजों का जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, एक जज के ऊपर लगभग 1 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, वहां पर सिस्टम की तरफ से ऐसा सपोर्ट क्या एक्सेप्टेबल है? देखिए, बात आपने बेरोजगारी की बात की, तो ये बात ठीक है कि आजकल थोड़ा सा बेरोजगारी में हम देखने को मिलता है हमको कि बेरोजगारी, युवाओं को उतनी नौकरियां अभी शायद उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं देश में, तो इस वजह से थोड़ा चैलेंजेस तो हैं सरकार के सामने। और मध्य प्रदेश में भी बहुत समय से नौकरियां अभी आई नहीं है, और ज़्यादातर देखने को मिल रहा है देश भर में आजकल प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा में जो आउटसोर्स भर्तियां हो रही हैं, तो वो उतना सफिशिएंट नहीं है जी। मेरा प्रश्न ये है कि चयन प्रक्रिया में जो साफगोशी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसकी वजह से युवाओं को जल्दी जल्दी मौके मिले। 2022 की परीक्षा 25 में तक हो रही है, तो वो 3 साल का गैप है सर। तो मेरा प्रश्न वो है कि यदि न्यायिक प्रक्रिया जल्दी नहीं है या चयन प्रक्रिया फास्ट नहीं है, बेरोजगारी का दर इससे भी बढ़ता है। हाँ, ये कारण हो सकता है। जैसे आपने कहा, जो स्पेसिफिक आपने बात की जुडिशियल वाली, ये तो इसमें तो एक जेन्युइन रीजन था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट्स के समक्ष इसमें कंटिन्यू पिटिशंस चली, इसमें इस पे बात हुई, और ये सब जो न्यायिक प्रक्रिया का ही पार्ट था, तो थोड़ा सा इसमें देरी तो होना थी, और इस वजह से हो सकता है अभ्यर्थियों को भी इसमें समय देना पड़ा। बट इसमें बाकी समय सीमा में मोस्टली देखने को मिलता है, हो जाती है, लेकिन बट क्या होता है कि कभी कभी इसमें कई बार जो रिसोर्सेज हैं उनके पास कितने हैं, उसमें सिस्टम में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। रिटर्न है, उसमें फिर इंटरव्यूज हैं, उसमें फिर उतनी जॉब्स अगर आपने निकाली हैं तो उतनी जॉब्स आपको फुलफिल भी करनी है,
उतनी पर सर, जगह है। पर यूपीएससी हर साल एक साल की पूरी प्रक्रिया में अपने ऑफिसर्स कंडक्ट कर लेता है, वो चयन कर लेता है, उसकी प्रक्रिया साफ है। देखिए उस पे भरोसा, उसमें आम जनता भरोसा करती है इस बात में कि ये इनकी प्रोसेस ज्यादा लेंदी नहीं है और कम समय में ये अच्छा काम करके देते हैं और भरोसेमंद उसको माना जाता है संस्था को। इसीलिए इस मामले में भी हमारी अधिकतर पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में गई, उसमें ये मांग की गई कि जो जुडिशियल सर्विसेज की भी जो नौकरियां हैं उसको यूपीएससी के माध्यम से किया जाए जी, क्योंकि वो ज्यादा रिलायबल है, भरोसेमंद है। तो उसको प्रेफरेंस देते हुए मांग की गई है, ऐसा उसमें जजमेंट्स में आया है कई बार। मुझे थोड़ा सा आपसे जानना है कि आप बताएं कि जब एक दलित आदिवासी समाज के बच्चे अपने एलएलबी कंप्लीट करने के बाद जुडिशरी में एंटर करते हैं, जुडिशरी में नहीं, एडवोकेसी में एंटर करते हैं, वकालत में अपना काम शुरू कर रहे होते हैं, उन्हें किन चैलेंजेस से गो थ्रू होना पड़ता है? सबसे पहली शुरुआत तो उनकी इस चैलेंज के साथ होती है कि वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ 9-10 साल से जी। तो मैंने भी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और मेरे फैमिली में कोई ऐसा, मुझे जैसे हमारे यहाँ बहुत बार देखने को मिलता है कि इवन ऑलरेडी ऑफिस बना हुआ मिलता है, 100-200 फाइल्स हैं, 10-20-50 हज़ार किताबें हैं और एक नाम है, तो वो सिर्फ आके आपको काम स्टार्ट करना है। बट ये समुदाय ऐसे हैं कि इसमें अभी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मैं 50% से ज़्यादा परिवार ऐसे बता रहा हूँ जिसमें शायद पहली जनरेशन होगी जो अब पढ़ी है। मैं सच आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो अब जब आप आते हैं तो सबसे पहले तो शुरुआत ये होती है कि आप किसी गांव से आते हैं। शहरों में आपके ज्यादा घर नहीं है, बिल्कुल, मैं आपको सच बता रहा हूँ फैक्ट्स के साथ। जब आप आते हो तो पहले तो आप गांव से शहर आते हो, तो आपको रहने के लिए घर चाहिए। जब आपको रहने के लिए घर मिलता है तो फिर आपको कुछ खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, तो फिर आपको कोई नौकरी करनी पड़ती है, और आप नौकरी करोगे तो फिर वकालत कैसे करोगे? वकालत करनी है तो आपको कहीं ऐसी जगह ज्वाइन करना पड़ेगा जो पैसे दे, और पैसे सभी जगह से आपको मिले ये संभव नहीं, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको कुछ आता नहीं है, तो पैसे भी आपको मिले ये भी जरूरी नहीं है। तो जब आपको हो सकता है शायद आपको कोई कुछ एक बेसिक अमाउंट आपको इतना दे दे कि शायद आपके आने जाने का बस का किराया हो जाए और या रात को कुछ खा सको आप खाना। तो ये एक ऐसी परिस्थितियां हैं, इसमें अब आप अपना व्यक्तिगत जीवन को मेंटेन करोगे आप, या आप सीखने पे ध्यान दोगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको कोई वहां चाचा ताऊ या भाई नहीं बैठा है जो आपको सपोर्ट करे। और इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि बहुत बार कि आपको कोई सिखाता नहीं है। हर कोई ये नहीं कहता आपको कि सीखो आप, कई बार आपको खुद सीखना पड़ता है। सिर्फ आपको हो सकता है कि शायद फाइल लेके आपको सिर्फ कोर्ट में जाना पड़ता हो, डायरी लेके जाना पड़ता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको फाइल पढ़ने को अलाउ ना करे। ऐसा भी होता है कि भाई आपको फाइल नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ डायरी मेंटेन करनी है, या आपको डेट लेके आनी है, या सीखने के पर्याप्त मौके नहीं मिल पाते। तो ऐसा भी होता है। लेकिन जब आप किसी सोर्स से जाते हैं कि अरे साहब वो इनका बेटा है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है शायद मेरा नुकसान हो जाए। ये देखिए फर्क होता है इसमें। हमारे जब आपके पीछे कोई बैठा होता है, किसी का हाथ होता है, हम कहते हैं ना किसी का कि यार वो उनकी तरफ से फोन आता है यार, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा जी। तो हम बोल सकते हैं कि एसटी/एससी के बच्चों को हैंड होल्डिंग नहीं मिल पाती। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको बहुत और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं खुद भी बहुत मतलब मेहनत करके पहुंचा और मैंने भी बहुत कुछ फेस किया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वर्ग के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बिल्कुल, और ईमानदार होते हैं और अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो ये एक इन द एंड अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं अगर पर्याप्त अवसर मिल जाए तो। राइट। सर, हम देख रहे हैं जातिवाद जो है वो भारत से जाने का नाम नहीं ले रहा है। हम दिन रात सड़कों पे, गलियों पे और सुप्रीम कोर्ट के परिसर पे हर जगह जातिवाद के शिकार लोगों को देख रहे हैं। निचली अदालतों पर और अदालत परिसर पर जातिवाद का कहर कितना है? अब देखिए, जातिवाद एक मानसिकता होती है, वो कोई बीमारी तो है नहीं। मतलब अगर हम उसको कहें, वो तो एक सोच है। जैसे पुरुषार्थ एक सोच होती है कि भाई पुरुषवादी समाज बनाना हमको। कुछ ऐसे होते हैं कि पुरुषों के भी फेमिनिस्ट होते हैं या महिलाओं को सम्मान करते हैं। तो जातिवाद भी एक मानसिकता होती है, और वो मानसिकता किसी में भी हो सकती है। क्या आप ये मान सकते हो कि एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर ही मानसिकता होगी कि भाई वो जातिवादी है? पढ़े लिखों में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कहीं भी हो सकता है, वो वकील भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो IAS भी हो सकता है। और ये तो ऐसी मानसिकता है कि ये किसी में भी हो सकती है, ये किसी वर्ग विशेष से मतलब नहीं है। लेकिन ये मानसिकता आपको हर जगह मिल जाएगी, या आपको
यस, वकीलों के बीच में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो शायद इस विचारधारा को मानते हैं, लेकिन वहीं ऐसे लोग भी हैं जो समानतावादी हैं, मानवतावादी हैं, संविधानवादी हैं। उनकी वजह से हम जैसे लोग वकालत में टिक पाए अभी तक। बिल्कुल। तो दोनों चीजें हैं उसमें। मतलब है। हाँ, क्यों नहीं है, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। यही तो एक भारत की खूबसूरती है कि सब तरह के लोग हैं और सबको स्वीकार करते हुए चल रहा है अपन। कितना चैलेंजिंग होता है एक नए बच्चे के लिए ये सब कुछ हैंडल करके अपने आप, जैसा आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जब हम हायर जुडिशरी में सिलेक्शन की बात आती है तो वो अनुभव को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कितने केसेस देखा है इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपने कितने बड़े बड़े मुद्दों पर काम किया हुआ है अपने पूरे अनुभव काल में, इन सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को वैसा सपोर्ट हैंड होल्डिंग नहीं मिल पाती। आपको नहीं लगता कि हमारे समाज के बच्चे जुडिशरी में भी दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मैंने फिर कहा कि आपको कि चैलेंजेस हैं जी, और वो रहेंगे जब तक चीज़ें या सिस्टम में सभी का समान जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सिस्टम में सबकी भागीदारी होना चाहिए, वो जब तक नहीं होगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरे शब्द, मान लीजिए मेरे शब्दों की कोई कीमत ना हो, बट माननीय हाईकोर्ट ने कहा है इस रिसेंट मामले में कि जो चयन समिति थी उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो नहीं था। मतलब ये कि उसमें जो वर्ग थे उन वर्गों के भी उसमें मेंबर्स होना चाहिए थे, या जो भी हमारे कमेटी थी उसमें जूरी में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप शुरुआत सही करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आता है उसका। बिल्कुल। आप समझ रहे मैं कहना चाह रहा हूँ? जी। बस मैं उसको कम शब्दों में कहना चाहूंगा और समझने वाला समझ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने से कोई सेंस नहीं है। जी बिल्कुल। भाई जिसको समझ में नहीं आना उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो इसलिए फिर वो सर, मैं भारत में उम्मीद करता हूं कि हम आगे एक बेहतर, सुदृढ़, सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था देख रहे हैं। क्या प्रक्रिया होनी चाहिए आगे की राह, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे समाज के लोगों को सही प्रतिनिधित्व और उनके साथ न्याय हो पाए? देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही कोई आपको एडवाइस देने की जरूरत है। सीधी सिंपल सी बात है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके हाथ में व्यवस्था है, जिनको ये काम दिया गया है, देखो काम दिया गया है, उसका पैसा देते हैं वो उनको। बिल्कुल। अगर कोई डिपार्टमेंट का आपको हेड बनाया है तो क्या आपसे फ्री सेवा लेते हैं क्या? गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, सरकार आपको पैसा देती है। तो आपको करना क्या है, जो सिस्टम बना हुआ है, जो रूल्स है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, आपको उसी का तो पालन करना है। वो जब कह रही है आपको कि इतना इतना आपको रेशो में आपको इनको देना है, जिन वर्गों के लिए जो व्यवस्था की गई वो आपको करना है। लेकिन जब आप वो काम जिम्मेदारी से नहीं करते हो तब ये डिबेट करने की जरूरत पड़ती है हमको, तब अवस्था। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम संविधान को सिर्फ देखने के लिए या उसका नाम लेने के लिए नहीं, उसकी व्यवस्था को लागू करने के लिए भी बात करते हैं। तो वो जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि हमारी चर्चा करने से वो चीज नहीं हो पाएगी, यानी वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाएंगे या उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे जब तक जिनको ये काम दिया गया वो काम जिम्मेदारी से ना करें। जो विश्व में जितने भी विकासशील देश हैं, डेवलप्ड कंट्रियां जो भी, उनके देश में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो इवन अपना खाना छोड़ सकते हैं, अपना परिवार छोड़ सकते हैं, लेकिन जो काम उनको दिया गया वो कभी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो देश इकोनॉमी की हम बात करें एक्सपेक्ट से, और हम बात करें उसमें, चाहे उनकी करेंसी की बात करें, चाहे वो किसी भी स्तर पर बात करें, हम उनका वो इसलिए आगे हैं। बट अगर हम हमारे देश की बात करें तो कुछ लोगों की वजह से सब कुछ सिस्टम बिगड़ जाता है, सारी व्यवस्था। क्योंकि देखिए ना, अगर जैसे कहावत कहते हैं कि भाई एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो अब पूरे लोग ईमानदारी से काम कर रहा हूं और सिर्फ एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि साहब चूंकि मैं उस मानसिकता को नहीं मानता तो साहब मैं तो गड़बड़ करूंगा, तो वो गलत हो जाता है। तो आपके हिसाब से संविधान सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी है? बिल्कुल। संवैधानिक की जो व्यवस्था है, जो उसके नियम है, जो उसको पालन करने के लिए जो लोग हैं, अगर वो सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको इस्तेमाल में लाने लोग अगर खराब है तो संविधान अंततः खराब होगा। लेकिन अगर संविधान खराब भी है, कितना भी बेकार हो, पर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अंततः अच्छा साबित होगा। तो बेसिकली हम तो उन्हीं लोगों को आइडल मानते हैं अपना, और हम उन्हीं की जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षा उनको मानते हैं। और मुझे लगता है कि संविधान को जानने मानने जीने की जरूरत है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, क्योंकि संविधान सभी को अधिकार देता है, किसी एक वर्ग विशेष को अधिकार नहीं देता। बिल्कुल। कोई संविधान कोई सिर्फ किताब नहीं है, बेसिकली वो भारत
किस सिस्टम से चलेगा ये वो निर्धारित करती है किताब। जी जी। तो ये दैट इज द सॉल्यूशन। जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो न्याय व्यवस्था में, भारत की जुडिशरी में अपना भविष्य देख रहे हैं, जो एसटी, एससी और ओबीसी बेसिकली ऐसे समुदाय से आते हैं जिन्हें मौके नहीं मिल पाए। इन समुदायों से आने वाले बच्चे अब जुडिशरी में अपना भविष्य देख रहे हैं। ऐसे बच्चों को आपकी कोई सलाह यदि आप देना चाहें? सबसे पहले तो बच्चों को देखिए पढ़ाई ज़रूरी है। मतलब मैं पढ़ाई का मतलब ये है कि पढ़ते तो सभी हैं, बट फिर वो बात वहीं आ जाती है कि जब हम बात करते हैं कि भाई जुडिशियल सर्विस में जाना है तो फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा पढ़ने, इंदौर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर आपको बेस्ट कोचिंग मिलती है। बट ये जो जिन वर्गों की आप बात कर रहे हो, क्या उन वर्गों के पास अभी उतने रिसोर्सेज हैं, उतना वेल्थ है क्या उनके पास? तो यहीं तो शुरू होता है डिस्कोर्स, यहीं तो चैलेंजेस शुरू होते हैं। अब जब माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें इनको दोबारा जारी करो इन रिजल्ट्स को, और इसमें इनको कोचिंग की व्यवस्था भी दो, आप समझ रहे हैं, माननीय न्यायालय को सब कहना पड़ रहा है। ये मतलब कि जो काम करने, जिनको काम करना चाहिए था उन्होंने वो काम नहीं किया, तो न्यायालय को कहना पड़ा, क्योंकि न्यायालय तो न्याय करने बैठा है। तो मेरा फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो वर्ग हैं उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास और भी समस्याएं हैं। जैसे मैंने कहा आपको, उनके पास पूरा रिसोर्स मटेरियल शायद ना हो, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें लगती हैं भाई, गाइड लगती है, पुराने पेपर्स लगते हैं और नोट्स लगते हैं, जजमेंट राइटिंग होती है, बहुत सारा। आजकल सारी तैयारी ऑनलाइन हो गई है। अब उसके पास लैपटॉप है या नहीं है, उसके पास मोबाइल पूरा डेटा है कि नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि इतनी फीस कम होती है, उसके बाद भी कई बार बच्चों को फीस हो सकता है शायद ना भी, क्योंकि वो कहाँ से बच्चा लाए, अगर पढ़ाई कर रहा है तो नौकरी तो करेगा नहीं वो, फिर वो उसके माता पिता कहीं से व्यवस्था करके देते हैं पढ़ने की, कोचिंग की। तो ये सब चीजें हैं। अभी क्या है, बहुत लंबा अभी अंतर है। वो अंतर को खत्म करने के लिए हमको थोड़े से और काम करना पड़ेगा, और जिम्मेदार लोगों को उस अपने काम को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको ये व्यवस्था पलटनी है, यानी हमको ये व्यवस्था खत्म करनी है, तो पहले तो हम उनको बराबरी में लें, फिर हम छोड़ देंगे। मतलब यही एक सॉल्यूशन है। और बच्चों को क्या सलाह है? तो क्योंकि वो कॉलेज में है, वो अभी अध्ययन कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो इन सपनों की उड़ान भरने से पहले कुछ बेसिक तैयारी है जो उन्हें करनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो उनको अब किसी सीनियर एडवोकेट के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिस का मतलब वकालत ना करना होता, मतलब जब आप ऑफिस जाते हैं, जैसे अभी आजकल क्या है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम होता है एक, बिल्कुल, तो अभी इतना टफ एग्जाम हो चुका है कि बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं इसमें। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मतलब मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन, इसके बारे में कुछ बता पाए? हाँ, जब एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा इसमें इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम किया गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिस में थोड़ा सा इसमें 3 साल का और वो सब जरूरी है, ऐसे ही इसमें क्वालिटी बढ़ाने के लिए किया गया है। क्या होता है कि ये जो पेशे है, ये जो एडवोकेसी है, ये रॉयल प्रोफेशन है। यानी जब आप इसका इतिहास पढ़ते हैं एडवोकेसी का, तो शायद पूरे शहर में, गांव में, बस्ती में एक ही कोई व्यक्ति होता था, अधिवक्ता होता था। जैसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास, गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और ऐसे कई बड़े नाम हैं। ये सब वकील थे, और ये वकील पैसे कमाने के लिए नहीं बने थे, ये लोगों की आवाज उठाने के लिए बने थे। बट अभी क्या है, इस पेशे को लोगों ने, न्याय के साथ साथ लोगों ने इसको एक सिर्फ ये जरिया समझ लिया कि ये सिर्फ कमाने का जरिया है, और कमाने का जरिया भी है। और फिर कई बार अनफेयर, कहते हैं ना, क्या अनफेयर ट्रैक प्रैक्टिस हो जाती है कि भाई कहीं ना कहीं अनुचित तरीके से काम करना। बिल्कुल, देखिए सब तरह के लोग होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर जगह 1-2 लोग तो ऐसे होते ही हैं, तो 1-2 लोगों की वजह से वो पूरा प्रोफेशन गड़बड़ होता है। और इसके अलावा फिर वो आपकी उतनी पढ़ने की कैपेसिटी हो, उतनी अच्छी आपकी कोर्ट में प्रेजेंट करने की आपके अंदर वो जो क्षमता होती है, वो, ताकि क्लाइंट की आप बात कोर्ट को रक्षा में रख सके और समझा सके। तो ये सब, इन सब चीज़ों को, यानी आपकी एडवोकेसी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये परीक्षा आयोजित की, ताकि जो एक कहते हैं ना छन्नी लग जाए, छन्नी या छन्ना जो बोलते हैं उसको, जिससे जो लोग वाकई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वकालत में आके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, न्याय को सुगम बनाना चाहते हैं, न्यायालय की मदद करना चाहते हैं, पक्षकारों की मदद करना चाहते हैं, उनको सुविधा मिले। और जो सिर्फ वकालत के नाम पे शहर में पहचान बनाने के लिए या कई बार उसका अनुचित उपयोग करने के लिए आना चाहते हैं, तो वो इस पेशे से चले जाएं, ताकि इस पेशे की गरिमा बनी रहे। बिल्कुल। तो एक एग्जाम वो एक कंडक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एग्जाम होता है, और वो उसमें ये चेक करते हैं कि आपने वाकई पढ़ाई की है, या आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन की बात मतलब आपने कोई ऐसी डिग्री नहीं उठा ली है, इसकी पढ़ाई की है आपने, और सीखा है, समझा है, फिर आप करते हैं। तो इस एग्जाम में जब आप उसको पास कर लेते हैं, तो आप
परमानेंट एडवोकेट बन जाते हैं। फिर आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवा के लाइफ मेंबरशिप लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम। अब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो उसमें मैंने जब आपको बताया कि किसी सीनियर के अंडर आप काम करें, सीखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जब आप सीखते हैं तो फाइल कैसे मेंटेन करते हैं, जनरल एप्लीकेशंस कैसे लगती है कोर्ट में, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरेटिकल में बहुत फर्क है, तो वो सीखना जरूरी है। जनरल लाइफ में आप बहुत कुछ सीखते हैं, लॉज सीखते हैं, बहुत सारे काम सीखते हैं, तो वो सब चीजें साथ में थोड़ा थोड़ा बैलेट्स पढ़ते रहो, नोट्स लेते रहो, जो तैयारी करना उनसे संपर्क में रहो, और ऑनलाइन क्लासेस चाहो तो आजकल बहुत कुछ कम पैसों में मिलने की वो ज्वाइन कर लो, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ो आप। तो ऐसे करके बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी चीजें हैं। और खासकर जो मैंने कहा आपको कि सीनियर के टच में रहेंगे तो आपको बहुत रिसोर्स मटेरियल मिलता है जी। ये कुछ ऐसे शॉर्ट टिप्स हैं, क्योंकि मैंने तो कभी तैयारी की नहीं है जी, बट फिर भी मैंने बता दिया, ये मेरी क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट जो मैंने अभी जो इतनी प्रैक्टिस में सीखा वो मैंने बताया जी। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट विवेक बहोत्रा जी, आप इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ जुड़े और इतने गहन इशू पर आपने काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी पारदर्शिता तरीके से अपनी बात कही। मुझे उम्मीद है कि हम इस पूरे मुद्दे को समझ पाए कि कैसे सिविल जज मध्य प्रदेश जो सिविल जज भर्ती परीक्षा है उसकी पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी थी, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस पर पुनर्विचार की बात कही और फिर से मेरिट लिस्ट क्रिएट करने की बात कही। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और आपने देखा। हमें अपने आने वाले भविष्य को और आने वाले जो हमारे समुदाय के बच्चे हैं जो भारत की जुडिशरी और भारत की न्याय व्यवस्था पर इंटरेस्ट रखते हैं और इस सर्विस पर आना चाहते हैं, उन्हें विवेक बहोत्रा जी की जो टिप्स हैं, जो सजेशंस हैं, उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवा जौहर, जय भीम।